पहला सवाल है, डैश इज ए सेट ऑफ वैल्यूज जैसे सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स एंड वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं क्या सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, बिलीव्स होती हैं, गोल्स होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, जिस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के द्वारा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट है इसमें कॉर्पोरेट कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। 2 पॉइंट, जिस 2 पॉइंट में से कौन सा होगा ये सवाल आपसे। पहला ऑप्शन है ओनली 1, दूसरा ऑप्शन ओनली 2, तीसरा ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 and 2। तो ये ऑप्शन दिया, आपको सही जवाब देना है। देखिए, जो मेंबर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स, ये सारा चीज़ कॉर्पोरेट कल्चर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? कॉर्पोरेट कल्चर का पार्ट होता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कॉर्पोरेट कल्चर। ठीक है, दूसरा सवाल, इथिक्स इन वर्क प्लेस कैन बी मैनेज थ्रू द यूज ऑफ। बोलता है इथिक्स को हम वर्क प्लेस पे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको यूज़ करके। इसमें 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, क्या यूज़ करना है। पहला पॉइंट है कोड ऑफ इथिक्स, दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ इथिक्स। ठीक है, ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। आपकी समझ से सही ऑप्शन इसमें क्या होगा बताइए, थोड़ा सोचिए फिर जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन का मतलब है कोड ऑफ इथिक्स भी हो जाएगा, वर्क प्लेस में जो हम मैनेज करते हैं कोड ऑफ इथिक्स का भी यूज़ करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का यूज़ करते हैं, और रोल ऑफ इथिक्स का भी यूज़ करते हैं, तीनों चीज़ का यूज़ करते हैं। इसलिए 1, 2, 3 ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस इथिक्स डील्स प्राइमरली विथ। बिजनेस इथिक्स किस चीज़ के साथ प्राइमरली डील करता है? ए ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सी ऑप्शन है मॉरल ऑब्लिगेशन, डी ऑप्शन है बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन। ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स जो डील करता है प्राइमरली, आप बोल सकते हैं ए ऑप्शन जो है आपका। इसमें क्या ऑप्शन सही होगा जो मैंने अभी आपको बताया? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इथिक्स इज नॉट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी इथिक्स में नहीं कवर्ड होगा। यस, मॉरल ऑब्लिगेशन कवर्ड होगा, बीइंग अनफेयर टू कंपटीशन ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन है सी, बीइंग मॉरल ऑब्लिगेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरल इंटेंसिटी ए वर्कर इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव इथिकली एंड लीगली वेल। बोलता है जो कंसेप्ट होता है मॉरल इंटेंसिटी का, जहाँ पे वर्कर बहुत ज़्यादातर संभावना है कि इथिकली और लीगली बिहेव करेगा, कब? ये ऑप्शन है मैनेजर ऑब्जर्व हिज और हर बिहेवियर क्लोजली, जब मैनेजर ऑब्जर्व करता है उसकी बिहेवियर को बहुत क्लोजली। द वर्कर हैज इंटेंस मॉरल, जब वर्कर का बहुत इंटेंस मॉरल होगा। सी ऑप्शन है द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्ट्स आर माइनर, जो एक्ट है वो बहुत छोटे होंगे। डी ऑप्शन है कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्ट आर सब्सटेंशियल, जो कंसिक्वेंसेज, जो नतीजा है एक्ट का वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो कंसेप्ट है यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं मॉरल इंटेंसिटी का, ये जो दिख रहा है ये मोस्ट लाइकली तब बिहेव करता है इथिकली और लीगली, हम बोल सकते हैं जब ये कंसिक्वेंसेज यानी नतीजा जो एक्ट का होगा बहुत ही बड़ा होगा, यानी सब्सटेंशियल होगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग के संबंध में कौन सी बात सही है ये आपको बताना होगा। पहला ऑप्शन है whistleblowers are employees of an organization that go beyond normal procedures and loyalty to their employer and report wrongdoing in the interest of the public good। यहाँ ये बोल रहा है कि विसल ब्लोअर्स उस तरह के एम्प्लॉय होते हैं संगठन के, ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर्स और लॉयल्टी जो एम्प्लॉयर का होता है उससे भी अधिक दूर जाते हैं और इस गलत चीज़ों का इंटरेस्ट को, गलत चीज़ों का पब्लिक के हित में बताते हैं। बी दूसरा पॉइंट है whistleblowers are employees that go beyond their duties and expectations in order to highlight wrong within the organization। बोलते हैं whistleblowers उस तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा बियॉन्ड जाते हैं ड्यूटीज़ और एक्सपेक्टेशन, ताकि हाईलाइट कर सके क्या संगठन में गलत चल रहा है। आपके समझ से क्या इसमें सही है वो बताना होगा। ए ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 and 2। सोचिए फिर बताइए। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ओनली 1। विसल ब्लोअर्स उस तरह के एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो बियॉन्ड नॉर्मल प्रोसीजर्स लॉयल्टी जो होता है एम्प्लॉयर के उससे अधिक दूर जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं जो भी रॉन्ग डूइंग हो रहा है पब्लिक के इंटरेस्ट पे। ए ऑप्शन हो जाएगा यानी 1। क्वेश्चन नंबर 6 है विच मॉरल फिलॉसफी सीक्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बोलते कौन सा मॉरल फिलॉसफी जिसको सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए।
ए ऑप्शन है कंसिक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन यूटिलिटरिज्म, सी ऑप्शन इगोइज्म, डी ऑप्शन इथिकल फॉर्मलिज्म। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में यूटिलिटेरियनिज्म सबसे सही ऑप्शन, ठीक है। ये सबसे अच्छा मॉरल फिलॉसफी माना गया जो सबसे ज़्यादा लोगों की भले की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पाइए, कोड्स ऑफ एथिक्स एंड कोड्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। ये क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स क्या है? ए ऑप्शन है आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। बोलते हैं फॉर्मल स्टेटमेंट जो क्या डिस्क्राइब करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन से अपने एम्प्लॉय के बारे में, उसके बारे में। बी ऑप्शन है बिकम्स नेसेसरी ओनली आफ्टर ए कंपनी हैज़ बीन इन लीगल ट्रबल। बोलते तभी जरूरत पड़ता है जब कंपनी सच में लीगल ट्रबल में आ जाती है। सी ऑप्शन आर डिजाइन फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स एंड नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज। बोलते डिजाइन किया गया टॉप एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स के लिए, ना कि रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए। डी ऑप्शन है रेयरली बिकम एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द इथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम। बोलते बहुत ही कभी ये कभार हो सकता है, ये बहुत रेयर होता है कि ऐसा इफेक्टिव कंपोनेंट बन सके एथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम्स का। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। ये सिंपल सा चीज़ है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे ये डिस्क्राइब किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, क्या एक्सपेक्ट करती है अपने एम्प्लॉयज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इथिक्स मीन्स, इथिक्स का मतलब क्या है? ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ऑप्शन है कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट है मैनर, तीसरा पॉइंट है कस्टम। तो इथिक्स का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? तो इसमें ये सवाल इथिक्स का मतलब क्या है? कैरेक्टर है, मैनर है, कस्टम है। तो इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन दिया हुआ ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 9 में Pierre takes a utilitarian view point of ethics. He will therefore judge a business decision to be ethic also long as। बोलते पेरे जो है वो एक यूटिलिटेरियन व्यू लेते हैं, सबकी भली की बात सोचते हैं एथिक्स का, ठीक है। यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स, यूटिलिटेरियन व्यू का क्या मतलब? सबसे मतलब सभी लोगों का ज़्यादा भला हो वैसा पॉइंट व्यू रखना। तो इसलिए वो जज करते हैं बिजनेस डिसीजन को एथिक्स के हिसाब से। कब तक जज कर सकते हैं? ये ऑप्शन है मोर गुड देन बैड रिजल्ट फ्रॉम द डिसीजन, ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट है खराब नतीजों से, डिसीजन से। बी ऑप्शन एवरीबडी इज ट्रीटेड फेयरली, हर एक किसी को अच्छा फेयर ट्रीटमेंट मिले। सी ऑप्शन है सर्टन राइट्स आर नॉट वॉलिएटेड, कोई भी राइट वॉलिएट ना हो। डी ऑप्शन है ही हैज़ गुड कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, उनके अंदर अच्छा कैरेक्टर और इंटीग्रिटी होना चाहिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। मोर गुड देन बैड रिजल्ट फ्रॉम द डिसीजन, ज़्यादा अच्छी बातें निकल कर आनी चाहिए खराब बात से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, द 3 मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट। बोले 3 मेजर तरह के जो इथिकल इश्यूज हैं जो इंक्लूड करते हैं, उनमें से कौन सी बातें छोड़ के है? ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन सिस्टमैटिक इश्यूज, डी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। देखिए जब हम बात कर रहे हैं इथिकल इश्यूज में, और यहाँ शब्द है जो कि इंक्लूड करेगा, बट क्या चीज़ को छोड़ के, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन इश्यूज़ को ध्यान दिया जाता है, सिस्टमेटिक इश्यूज़ को ध्यान दिया जाता है, कॉर्पोरेट इश्यूज़ को ध्यान दिया जाता है। पर जो इंडिविजुअल इश्यूज़ है, तो इंडिविजुअल इश्यूज़ को भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। बट इसमें जो आप बोल सकते हैं जो 3 मेजर इथिकल का बात हो रहा है तो सारा इशू है, पर यहाँ हमारा शब्द है इथिकल। जब इथिकल की बात आती है तो हर एक आदमी का इंडिविजुअल लेवल से सोचना होता है, कंपनी के लेवल से सोचना होता है, सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना होता है। पर ये भी कम्युनिकेशन इशू है, बट ये इथिकल इश्यूज़ का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको सही ऑप्शन हो जाएगा 10th का ए पॉइंट, यानी पहला सवाल। KYC गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय RBI अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते हैं KYC गाइडलाइंस जो RBI इशू करती है कौन से फॉलोइंग गाइडलाइंस के हिसाब से है? ए ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 35A ऑफ RBI एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ NI एक्ट, ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही रिनाउंड क्वेश्चन है ये कि KYC का जो गाइडलाइंस जो RBI इशू करती है, यहाँ पे कौन सा सेक्शन के थ्रू उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ई, इनमें से कोई भी सही ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं है। दूसरा सवाल, 3 मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट। बोले 3 मेजर तरह के इथिकल इश्यूज होते हैं, ठीक है। उसमें
सारी चीज़ें तो इसमें से 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, वो बताना है। ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन है सिस्टमैटिक इश्यूज, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। यहाँ 3 तरह का जो इथिकल इश्यूज होता है, तो इथिकल का मतलब क्या हो गया है यहाँ पे? इथिकल से आप समझेंगे कि जो बैंक जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो इथिक्स की बात होती है। इथिक्स में मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी, आपकी बात आएगी। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें सही हो जाएंगी। इंडिविजुअल इश्यूज को भी देखा जाता है, कॉर्पोरेट इश्यूज देखा जाता है, सिस्टमेटिक इश्यूज देखा जाता है। बट कम्युनिकेशन इश्यूज एक कम्युनिकेशन इश्यूज तो दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इथिकल इशू, इथिकल इशू का पार्ट नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ होगी। ठीक है, तो यानी हम इसको ये बोल सकते हैं कि ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो इसलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आपका वो ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों ए हो जाएगा? ए इसलिए हो जाएगा कि ए इन तीनों में से सही ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन आप मतलब ए इन तीनों में फिट नहीं आता, यानी ये इथिकल इशू नहीं है, कम्युनिकेशन इशू, इसलिए हम लोग कम्युनिकेशन इशू को टिक मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द रिसीवेबल्स ऑफ वेरियस लोन्स एंड ऑब्लिगेशंस आर पुट टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट इन्वेस्टर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते जो रिसीवेबल्स होता है बहुत डिफरेंट तरह के लोन्स और ऑब्लिगेशंस, उसको हम एक साथ रख दे और डिस्ट्रीब्यूट करें इन्वेस्टर्स के साथ में। तो यहाँ पे कौन सी फॉलोइंग के ऊपर बात होगी? ए ऑप्शन है लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सेक्युरिटाइजेशन, डी ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफेटिंग। तो क्या है, जो लोन्स का जो रिसीवेबल पार्ट्स है और उसके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उसको हम पुट साइड करते हैं इन्वेस्टर्स के, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्वेस्टर्स में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में सिक्योरिटाइजेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, सी ऑप्शन। बेसिकली अगर आप यहाँ पे एक चीज और मैं बोल दूँ, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? एक तरीके का लोन है। मान लो कोई बैंक है, ठीक है, बैंक में लोन है, तो लोन खराब हो गया या बैड एनपीए हो गया या एनपीए है, उसको बेच दिया बैंक ने किसी दूसरे कंपनी को, जिसको मतलब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, उसका ही काम ही है, लोन ही लेती है बैड लोन। तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से पैसा लेगी? इन्वेस्टर को बोलती है कि आप इन्वेस्ट करें। हर एक इन्वेस्टर को एक सिक्योरिटी नोट मिलता है। ठीक है, दैट इज नॉन ए सिक्योरिटाइजेशन। Question 4. In order to obtain cash for its credit sales, the duly accepted domestic sale invoices are assigned by the seller in the favor of third party. Such purchase of receivables by the said third with or without recourse is called. बोलता है जहाँ पे आप कैश ऑप्टेन करते हैं क्रेडिट सेल्स पे, जो कि ड्यूली एक्सेप्ट किया जाता है डोमेस्टिक सेल इन्वॉइसेस पर, जो कि असाइन की जाती है सेलर को, जो कि फेवर करेगा थर्ड पार्टी को। इस तरह के परचेज जो रिसीवेबल होता है थर्ड विथ और विदाउट रिकॉर्स में, सब क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है सेक्युरिटाइजेशन, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग, डी ऑप्शन है फॉरफिटिंग। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली डोमेस्टिक सेल्स की इनवॉइस के ऊपर आप दे रहे हैं, ठीक है, और डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर दे रहे हैं, नेचुरल सी बात है, ये क्या हो जाएगा आपका? फैक्टरिंग हो जाएगा। यानी बिल जमा किया और उसके ऊपर पैसा आप ले रहे हैं। ठीक है, सेल इनवॉइस जमा करके आप पैसा ले रहे हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 5, टेली बैंकिंग फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाई बैंक्स थ्रू बैंक कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोला टेली बैंकिंग फैसिलिटी जो प्रोवाइड किया जाता है बैंकों के द्वारा, बैंक कंप्यूटर्स जो कि बेस्ड होता है किस चीजों के ऊपर? ए ऑप्शन है वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है ब्रिक एंड मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है वर्चुअल बैंकिंग। देखिए यहाँ पे एक शब्द है टेली बैंकिंग की जो फैसिलिटी होती है जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या चीज के ऊपर होगा? तो ए ऑप्शन है वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन ब्रिक एंड मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन वर्चुअल बैंकिंग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेचुरल सी बात है कि ब्रिक इसमें वॉइस का ही प्रोसेसिंग होता है, बाकी कुछ तो होता ही नहीं है, दैट इज नॉट वॉइस प्रोसेसिंग। ठीक है, टेली बैंकिंग है क्या? वॉइस से बोलते हैं ना, बातचीत करते हैं, दैट इज नॉट वॉइस प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 6, इन ई कॉमर्स द कस्टमर मूव्स फ्रॉम ए फिजिकल स्टोर इन अ मार्केट प्लेस टू। बोलते ई कॉमर्स से जो कस्टमर होता है या जो कंज्यूमर होता है, ई कॉमर्स से जो कंज्यूमर होता है मूव करता है फिजिकल स्टोर जो मार्केट प्लेस में होता है, वहाँ से कहाँ जाता है? ए ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेस, बहुत दूर प्लेस जाता है, फिर स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड फार ऑफ प्लेस है, फिर है सी ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर नियर द हाउस ऑफ द बायर, डी ऑप्शन ऑल द। देखिए जब ई कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर बेसिकली वहाँ जाएगा जो कि मार्केट प्लेस दूर होगा, यानी उसके घर से दूर होगा फिजिकल स्टोर। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को हम क्या बोलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा? ए ऑप्शन एनबीसी। एनबीसी का मतलब समझते हैं, नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, नेट बैंक क्रेडिट बोलते हैं, और ये प्लस एफसीएनआर डिपॉजिट्स हो गया। फिर बी ऑप्शन है
NBC plus investment in non-SLR bonds in STM category plus investments eligible as priority sector plus deposits with NABARD for non-fulfillment of priority sector target. C option है NBC minus investment in SLR bonds in STM category. D option NBC minus FCNR deposits. तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा बी कि NBC plus investment in non-SLR bonds in STM category plus investments eligible as priority sector plus deposits with NABARD for non-fulfillment of priority sector target. क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर इंडियन बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट इज नॉट एप्लीकेबल. बोलते हैं इंडियन बैंक को भी इंक्लूड कर ले. इस इंडियन बैंक में अगर हम इंक्लूड करते हैं प्राइवेट बैंक को भी, समझिएगा बात, इस इंडियन बैंक में हम प्राइवेट बैंक को भी इंक्लूड किए हुए हैं, तो कौन सी टारगेट नहीं एप्लीकेबल है इन सभी. इंडियन बैंक, सारे इंडियन बैंक कौन है? कमर्शियल, जैसे आप जानते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उसमें प्राइवेट बैंक भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आता है. ठीक है, तो इसमें से जो टारगेट दिया वो टारगेट उनका पार्ट नहीं है, यही पूछ रहा है. बाकी 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, वही बता रहा है कौन सा गलत वो बताना होगा आपको. ए ऑप्शन है ओवरऑल टारगेट 40% ऑफ एनबीसी. बी ऑप्शन है एग्रीकल्चर लोन्स 18% ऑफ एनबीसी. सी ऑप्शन है व्हीकल सेक्शन 10% ऑफ एनबीसी. डी ऑप्शन है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस 10% ऑफ एनबीसी. देखिए ओवरऑल टारगेट वाला तो सही है, प्राइवेट सेक्टर में समझते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. एग्रीकल्चर लोन का प्राइवेट सेक्टर है, व्हीकल का भी प्राइवेट सेक्टर, बट माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का ये कोई सही चीज नहीं है. ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही आ जाएगा. ठीक है, यानी ये पार्ट नहीं है. क्वेश्चन 9, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन दैट कुड बी सैंक्शन टू द बोरोवर अंडर रिटेल ट्रेड इन प्राइवेट सेक्टर. बोलो कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट हम सैंक्शन कर सकते हैं बोरोवर को अंडर रिटेल ट्रेड प्राइवेट सेक्टर के तहत. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिटेल ट्रेड की बात कर रहे हैं. ए ऑप्शन ₹3 लाख, बी ऑप्शन ₹5 लाख, सी ऑप्शन ₹10 लाख, डी ऑप्शन ₹20 लाख फॉर इसेंशियल एंड नो सेलिंग फॉर अदर कम्युनिटीज. जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे है कि मैक्सिमम लोन जो हम आप दे सकते हैं, शब्द का ध्यान दीजिएगा, ये रिटेल ट्रेड है और वो भी एक शब्द का ध्यान दीजिएगा प्राइवेट सेक्टर है. ठीक है, तो 10 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं. सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10, नेट बैंकिंग कैपिटल स्टैंड फॉर. नेट बैंकिंग कैपिटल किसके लिए स्टैंड करता है ये बताना है. ए ऑप्शन है करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज. बी ऑप्शन है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. सी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस. डी ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अदर देन नेट बैंक बोरोइंग्स. क्या होगा सही ऑप्शन? सी होगा. नेट बैंक नेट वर्किंग कैपिटल क्या चीज के लिए स्टैंड करता है? तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए स्टैंड कर रहा है और उसे माइनस कर देंगे लॉन्ग टर्म यूजेस. लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा सी. क्लियर हो गया बात? ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा. लॉन्ग टर्म सोर्सेज नेट, दिस इज नॉन एज, ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल है. ठीक है, तो नेट वर्किंग कैपिटल में डेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ, इसको हटा दीजिए, सॉरी, यहाँ जगह करंट एसेट्स, या आप ऐसे बोल सकते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. ठीक है, बेसिकली होता यही है. एसेट्स में भी क्या होता है, ये करंट, हमें इसको सी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ही होती है, उसमें आप माइनस कर दीजिए, माइनस का सिंबल लगा दीजिए. ठीक है, डेट इज नॉन एज नेट वर्किंग कैपिटल. वर्किंग मतलब ये कम समय के लिए, तो समझिएगा बात को. नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, इसको जो शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द जो है बेसिकली आपका डिनोट करता है लेस देन 1 ईयर. क्या डिनोट करता है? लेस देन 1 ईयर. हमेशा याद रखिएगा इस बात को. ठीक है, अगर आप लेस देन 1 ईयर की बात कर रहे हैं तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होगा. ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शंस नहीं है, इससे मैंने बी ऑप्शन मारा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, जो यहाँ प्लस रहेगा माइनस कर देंगे तो सही ऑप्शन होगा, यानी हम यहाँ पे बी बोल देते हैं. ठीक है, अगर हम जेआईवी का प्रॉपर कोर्स कर सकते हैं हमारे यहाँ. ठीक है, जिसमें जेआईवी का पीपीटी कोर्स, यानी पीपीटी कोर्स का तो जैसे भी आप वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, उसे वीडियो लेक्चर कोर्स होगा, केस स्टडी का वीडियो होगा, 6000 से क्वेश्चन बैंक होगा, डिवीजन नोट्स होगा. इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग होती है. पेपर 1 करेंगे तो प्रिंसिपल्स का दाम है 600 रुपये, पेपर 2 अकाउंटिंग का दाम 800 रुपये, पेपर 3 लीगल का दाम 600 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे तो उसका दाम है 1500 रुपये. जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं तो सेलिंग और पावरफुल कोर्स है, जिसमें वीडियो लेक्चर कोर्स होगा, केस स्टडी का वीडियो है, 13500 का क्वेश्चन बैंक है, 3 मॉक टेस्ट है और रिवीजन नोट्स है. वैलिडिटी होगी लाइफ लॉन्ग. पेपर 1 हो जाएगा, प्रिंसिपल्स करेंगे 1200 रुपये, पेपर 2 करेंगे अकाउंटिंग 1500 रुपये, पेपर 3 करेंगे लीगल 1200 रुपये, कॉम्बो पैक करेंगे 3 पेपर एक साथ, तो उसका में 3000. ठीक है,
जहाँ जानकारी के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट हो जाएगा जहाँ जाकर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं www.jibservicereadymmaterial.com। ईमेल आई डी हो जाएगा 67123@gmail.com।